हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 5वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 4 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति पार्टनरशिप फाइल पर रुद्र के साइन देखकर भौचक्की हो गई। उसे समझ ही नहीं आया आखिर रुद्र उसकी कंपनी को कैसे खरीद सकता है। वो उसके सिग्नेचर अच्छे से जानती थी। उसके बाद उसने आगे जब देखा तो उसे उसकी तस्वीर भी नजर आ गई। उसने पहले फाइल को अच्छे से देखा नहीं था। उसने जल्दबाजी में ही साइन कर दिए थे। वो सारा काम उसकी मैनेजर अंकिता ने करवाया था। इस वजह से उसने फाइल को ध्यान से देखा तक नहीं था। लेकिन अब तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी फाइल और उसके सिग्नेचर देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था, अगर रुद्र ने उसकी कंपनी के 60% राइट्स लिए हैं तो फिर उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। वो ये सब सोचकर वो रुद्र के शाइन देखकर कांप रही थी। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा था। उसे अब सब पता चल गया था कि उस दिन उसे जिस लड़के ने बचाया था वो रुद्र ही था। वो उसका वहम नहीं था, लेकिन एक बार फिर उसके दिमाग में ये सवाल कौंधने लगा कि अगर उसने पहले उसे बचाया तो फिर उसे ही उसने धक्का क्यों दिया, और क्यों उसने उसके आई लव यू का जवाब नहीं दिया। ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। वो बस बुरी तरह से कांप रही थी। और तभी उसकी माँ ने उसकी स्थिति को देखकर फिर से कहा, क्या बात है बेटा, तू ऐसे कांप क्यों रही है, बोल तो सही। उसकी माँ ने फिर से उससे पूछा, कुछ नहीं मम्मा, मैं आती हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद वो सीढ़ियों से होकर अपने रूम में चली गई। इस दौरान उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। किसी फिल्म के सीन की भांति उसके दिमाग में रुद्र का चेहरा घूम रहा था। वही चेहरा जिसने पहले उसे उन दरिंदों से बचाया, फिर वो उसके गले से लगी। उसके बाद रावण दहन से होने वाले प्रकाश में उसने उसका चेहरा देखा, और उसके बाद वो उसके गले से लिपट गई। उसे सब याद था, अपने प्यार का इजहार करने से लेकर वो भी कि कैसे रुद्र ने अगले ही पल उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया था कि वो सीधा उसका सिर जाकर पास खड़ी कार से टकराया था और वो वहीं बेहोश हो गई। आखिर उसने उसे धक्का क्यों दिया, ये भी उसके लिए एक रहस्य ही था। वो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो वो अदिति को देखकर ही उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता था। तो फिर ऐसा उसने क्या कर दिया जिसकी वजह से वो इतनी नफरत पाले बैठा हुआ है। ठीक ऐसे ही कई सारे सवाल अदिति के दिमाग में भी कौंध रहे थे। लेकिन इन सभी सवालों को जानने से पहले वो रुद्र के बारे में सब जान लेना चाहती थी। लेकिन कैसे इस सवाल का जवाब अदिति को मिला, क्यों न वो उसके बारे में गूगल करे। उसने यही सोचते हुए गूगल पर जाकर उसका नाम लिखा, रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, और अगले ही पल उसे रुद्र के बारे में बहुत कुछ मिल गया। जैसे कि वो स्टार लाइन प्राइवेट लिमिटेड का ओनर और डायरेक्टर था। इसके अलावा उसे पता चला कि उसकी स्टार लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कई पेरेंट कंपनियां भी थी, जैसे कि स्टार लाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बिलकॉइन म्यूजिक कंपनी, सिवाय टूरिज्म एंड कई और भी। इसके अलावा उसे पता चला कि उसकी कंपनी मोस्ट ग्रोविंग कंपनी भी थी, वो भी केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में। वो भारत के टॉप 30 बिजनेसमैन में से एक था, और फोर्ब्स ने भी उसका नाम लिस्ट किया था। वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। इसके अलावा उसने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी पढ़ा जिसमें उसे पता चला कि उसकी कंपनी स्टार लाइन प्राइवेट लिमिटेड करीब 10 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रही है और उनके राइट्स और शेयर खरीद रही है। इसमें उसकी कंपनी अदिति टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड भी एक थी। इंटरनेट पर ये शब्द देखकर उसका दिमाग भन्ना सा गया कि भला वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो कभी उसने उसके बारे में गूगल पर सर्च क्यों नहीं किया। उसे पहले ही पता चल जाता कि वो कौन है और कहाँ पर रहता है। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
न जाने कितने ही सवाल अब उसके दिमाग में घूम रहे थे। आखिर जब रुद्र की कंपनी ने उसकी कंपनी के राइट्स लेने का प्लान बना रही थी, तो क्या उसके बारे में उन्हें पता नहीं था? अगर पता था, तो फिर रुद्र उससे मिला क्यों नहीं? जबकि वो तो बचपन में उससे प्यार करता था। इसके अलावा उसे पता चला कि रुद्र सिंगल है, लेकिन उसके अगस्त्या नाम का एक 5 साल का बेटा भी है। ये शब्द देखकर वो और ज़्यादा चौंक गई कि भला उसने शादी कब की, और अगर उसने शादी की है तो उसकी पहली पत्नी के बारे में इंटरनेट के ऊपर कोई ज़िक्र क्यों नहीं है? यहाँ तक कि उसकी पहली शादी कब हुई और वो अपनी पत्नी से अलग कब हुआ, उसके बारे में भी नेट पर कुछ नहीं मिला उसे। ये शब्द देखकर तो उसका और दिमाग भन्ना गया। उसे रुद्र अब किसी पहेली की तरह उलझा हुआ लग रहा था, और ये पहेली तो उसकी तभी सुलझने वाली थी जब वो रुद्र से एक बार फिर मिलेगी। वो अब उससे मिलने के लिए बेताब थी। ऐसे में उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन सुबह के करीब 10 बज रहे थे। अदिति अपने केबिन में हॉल में पहुंची और वो अपना काम करने लग जाती है। इस दौरान वो रुद्र का इंतजार कर रही थी, तो वहीं बाहर रुद्र का मैनेजर अविनाश कंपनी के सभी कर्मचारियों को रुद्र के बारे में ब्रीफ इंट्रो पहले ही दे दिया था कि वो किस तरह का इंसान है, उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उसके बाद वो अदिति के केबिन की तरफ जाता है। "मे आई कम इन मैम?" "यस, बोलिए अविनाश जी।" "वो मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी?" "हाँ, क्यों नहीं, आप बोलिए तो," अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। "वो मैम, एक्चुअली अब रुद्र सर इस कंपनी के नए मालिक होंगे। क्योंकि उनके पास इस कंपनी के राइट्स ज़्यादा है, तो वो इस कंपनी के हेड भी वही माने जाएंगे, डिसीजन भी अब वही लेंगे।" तो उसने जैसे ही कहा, अदिति की भौहें गुस्से के मारे तन गई, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि वो सही ही तो कह रहा है। "तो आप कहना क्या चाहते हैं?" "तो मैम, इस कुर्सी पर भी वही बैठेंगे," उसने हिचकिचाते हुए कहा। "ओह, उसको पता है इस कंपनी की मालकिन कौन है? आई मीन उसे मेरे बारे में पता है?" "मैम, आरपीएचआर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। उनको गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है। प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट देकर ही बात करना आप।" वो उसे रुद्र के बारे में आगाह कर देना चाहता था, लेकिन अदिति के दिमाग में तो उसको लेकर कुछ और ही चल रहा था। ओह! मतलब रुद्र अब इतना बड़ा हो गया है कि वो मुझे ही भूल गया। इसकी तो बड़ा आया, मैं रिस्पेक्ट दूँगी उसे। कहीं उसके दिमाग का तार-वार तो नहीं हिल गया है ना? वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। "मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना?" "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपके सर के साथ पिछले 6-7 सालों के दौरान कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था ना?" "क्यों मैम, ऐसा क्यों पूछ रही हो आप? वैसे उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो फिर उसके बारे में ऐसी अफ़वाह क्यों फैली हुई है? अगर उसका दिमाग काम करता, तो फिर वो तो ठीक ही होगा ना? हाँ, कोई तार हिल गया हो तो बात अलग है, तभी तो उसके एम्प्लॉयी उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं।" वो एक बार फिर बुदबुदाने लगी। "मैम, आपने कुछ कहा क्या मुझसे?" उसने एक बार फिर कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" "आप क्या कह रहे थे? वो इस कंपनी के नए हेड हैं, तो मैम, अब इस कुर्सी पर उनका ही अधिकार होगा। उनके ना होने पर आप बैठ सकती हैं।" "कैसी बातें कर रहे हो आप? आप और आपके सर मुझ पर एहसान कर रहे हो क्या?" उसने गुस्से में ज़ोर से कहा। "मैम प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, वरना सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, प्लीज़ ना। वैसे भी सर को इतना टाइम नहीं मिलता है, वो आज शाम को ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद आपको ही संभालनी है, या फिर कभी-कभी मैं विज़िट करूँगा। ऐसे में प्लीज़ मेरी ये बात मान लीजिए मैम," उसने बड़ी ही शालीनता से कहा, जिसके बाद अदिति ने मुस्कुराकर कहा, "अगर आपके सर को ये कुर्सी ज़्यादा अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे। वैसे भी मैंने तो उसे अपने दिल में बैठा रखा है, ये कुर्सी तो क्या चीज़ है।" वो आगे की बात धीमे से बोली और उसके बाद उस कुर्सी से खड़ी हो गई। "क्या हुआ मैम? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप खुश नहीं हैं?" अविनाश ने उससे मुस्कुराकर पूछा। "न न नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा है। वैसे कब आ रहे हैं आपके सर?" उसने मुस्कुराकर पूछा। "मैम, बस आने ही वाले हैं।" उसने इतना कहा था कि बाहर हलचल होने लगी। अदिति इस दौरान साफ सुन पा रही थी कि शब्द रुद्र का नाम फुसफुसा रहे थे। तभी मेन डोर के पास सिर्फ उसके जूतों की ठक ठक की आवाज आती है।
बाहर हॉल में भी कोई नहीं बोल रहा था, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। वहां पिन ड्रॉप साइलेंस थी, ठीक वैसी ही शांति जैसे रुद्र के खुद के ऑफिस में हुआ करती थी। वो बिजली की तेजी से अंदर इंटर करता है। अदिति अविनाश से कुछ पूछ पाती, इतने में ही वो वहां से गायब था। वो ग्लास से बाहर की तरफ देखती है तो उसकी नज़र अविनाश पर पड़ी, जिसके पैर कांप रहे थे। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था जिसे वो लिए उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में रुद्र हॉल में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही करीब 30 एम्प्लॉय खड़े थे। केवल अदिति को छोड़कर कोई भी केबिन में नहीं था। उसके पैर जरूर कांप रहे थे, क्योंकि वो उसे कई सालों बाद अच्छे तरीके से देखने वाली थी। वो कितना बदल चुका है और कितना नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम था। उसमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। यही वजह थी कि वो केबिन में अब तक खड़ी थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र वहां पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही सब उसका फूलों का गुलदस्ता लेकर स्वागत करते हैं। अंकिता उसकी तरफ गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहती है, वेलकम सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद बारी बारी से सब उसका वेलकम करते हैं। कुछ ही देर में अविनाश उसके सामने पहुंच जाता है। वेलकम सर, आई होप आपको अच्छा लग रहा है। यू डिड एन एक्सप्लेशन जॉब अविनाश, उसने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सर, योर कैबिन इज इन दिस वे। उसने फूलों का गुलदस्ता पकड़ाकर हाथ से अदिति के केबिन की तरफ इशारा किया। वो अब भी केबिन के अंदर ही थी और मन ही मन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी कि वो कैसे उसका सामना करेगी। ओके चलो, रुद्र ने इतना कहा और उसके बाद अपने ही अंदाज में वो उसके केबिन की तरफ जाता है। ऑफिस के सभी लोग उसके रोबीले अंदाज से काफी इम्प्रेस होते हैं, स्पेशली लड़कियां। हालांकि वो ज्यादा किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। अविनाश केबिन का दरवाजा ओपन करता है और उसके बाद घुसकर अदिति को धीमे से कहता है, मैम, रुद्र सर, प्लीज कम सर। उसने हाथ से इशारा करके उसे अंदर आने के लिए कहा। रुद्र का नाम सुनकर अदिति का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लड़कपन के प्यार को एक नज़र भर के देख भी ले। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो वो उसकी पंसलियों से बाहर ही आकर गिर जाएगा। इधर रुद्र उसके टर्न करने का इंतजार करता है। तभी अदिति हिम्मत करके मुड़ती है। उसकी नज़र जैसे ही रुद्र पर पड़ी, वो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन वो उसे अच्छे से देख नहीं सकी थी, लेकिन आज वो उसे देखकर चौंक गई थी। वो काफी मस्कुलर हो चुका था। उसने जिम में कितना पसीना बहाया है, वो उसके टाइट फिटिंग शर्ट से ही पता चल रहा था, जो उसके सुडौल और मजबूत छाती के हर उभार से चिपका हुआ था। उसकी बाहें काफी मजबूत लग रही थी, मतलब वो काफी फिट लग रहा था। हालांकि पहले उसकी बॉडी लीन थी और चेहरा गोल था, लेकिन अब वो जिम में पसीना बहाकर अपने चेहरे को ओवल शेप में ले आया था। उस पर अब शॉर्ट बियर्ड बहुत अच्छी लग रही थी और वही आंखें, वो तो अब भी उतनी ही रहस्यमयी थी। हालांकि वो उसकी आंखों में गहराई में उतरने के लिए और ज्यादा ध्यान से देखती है, तो वहीं रुद्र की आंखें भी उस पर टिक गई। उसकी लंबी सुराहीदार गर्दन, मोटी और काली आंखें जो झील सी गहरी नजर आ रही थी, पतले और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ, लंबे बाल और उस पर उसका गोरा रंग, वो भी दिखने में पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ यूं ही देखते हैं। रुद्र जो पहले से ही डिसाइड करके आया था कि वो अदिति को एक नजर भर के ही नहीं देखेगा और देखेगा भी तो नफरत की दृष्टि से, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। वो भी अदिति को एकटक देखने लग जाता है। वो दोनों यूं ही देख रहे थे। इसी दौरान अदिति का मन करता है वो दौड़कर उसके सीने से लग जाए और उससे अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन वो ऐसा करे इससे पहले ही वो अविनाश से बोला, अविनाश, तुमने मैडम को बोला नहीं क्या कि मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के कोई एंट्री नहीं कर सकता है? वो सर, क्या वो? और हाँ, इनको बोलना आज शाम तक अपना सारा सामान इस केबिन से उठवा कर किसी दूसरे केबिन में रखवा दे। मुझे इस केबिन में लड़कियों का सामान नहीं चाहिए। आई हेट गर्ल्स, यू नो। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थी। अदिति उसकी बातें सुनकर पूरी तरह से भौचक्की हो गई। आखिर वो इस तरह से उसको लेकर कैसे बोल सकता है? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला वो उससे हाय हेलो किए बगैर कैसे रह सकता है।
वो यह सब समझ पाती इससे पहले ही वो फिर से बोला, मैंने अविनाश से कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं कहूँगा। आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज आप इस केबिन से अपना सामान उठाकर ले जाइए और बिना मेरी इजाज़त के इस केबिन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, बट आई थिंक मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, आप भूल रहे हैं कि अब भी मैं इस कंपनी के 40% राइट्स अपने पास रखती हूँ। ऐसे में मैं चाहूँ तो अपने केबिन में आपको बैठने नहीं दे सकती। उसने गुस्से में कहा, लेकिन आप भूल रही है कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हमारी कंपनी की तरफ से एक कंडीशन रखी गई थी कि हम आपकी कंपनी के राइट्स आपकी मांगी गई कीमत पर तभी लेंगे जब आप हमारी ये शर्त मानेंगी कि हमारी कंपनी के द्वारा राइट्स खरीद लेने के बाद से इस कंपनी का मेन हेड मैं ही होऊंगा और मेरी एब्सेंस में मैडम आप, लेकिन मेरी एब्सेंस में ना कि प्रेजेंट होने पर। उसने फिर गुस्से से कहा, जिसके बाद अदिति कुछ नहीं बोली। सर, वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अविनाश ने उन दोनों की बीच में बात को काटते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोनों तरफ से ही कोई लड़ाई की स्थिति बने। हाँ बोलो। वो सर, आप तो आज शाम को ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, तो फिर मैम के सामान को यहाँ से शिफ्ट क्यों करवा रहे हैं? किसने कह दिया कि तुम्हें मैं आज ही जा रहा हूँ? मैं अब इस कंपनी को संभालना चाहता हूँ। हैं? और सर अगस्त्या, उसका क्या? आपके बिना तो वो रह ही नहीं पाएगा। अविनाश ने सही टॉपिक उसके सामने रखा, क्योंकि अगस्त्या कभी भी 2 दिन से ज्यादा रुद्र के बिना अकेला नहीं रह सकता था। भले ही रूबल या दादी जी उसे कितना ही क्यों न संभाल ले। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं देख लूंगा। आज शाम को बात करके मैं उसे सब बता दूंगा। तुम बस इन मैडम को अच्छे से समझा दो, तब तक मैं ऑफिस टूर करके आता हूँ। उसने गुस्से में कहा और उसके बाद वो उसके केबिन से बाहर चला गया। इस दौरान अदिति को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस पर इतना गुस्सा किस लिए कर रहा है। आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है? ऊपर से वो इतने सालों बाद उससे मिला है, फिर भी वो उससे इस तरह से बात कर रहा है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो वहीं उसके इन सवालों के जवाब अगर किसी के पास थे, तो वो था सिर्फ रुद्र। वो चुप खड़ी थी। रुद्र उसके केबिन से जा चुका था। या यूं कह लो, रुद्र अब अपने केबिन से जा चुका था। अदिति के चेहरे पर आश्चर्य वाले भाव थे, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र जब उससे 7 सालों के बाद मिलेगा, उसके लड़कपन का प्यार जब 7 साल के बाद उसके सामने होगा, तो वो उसे गले से लगा लेगा, खूब रोएगा और अपने ना पहुंच पाने और मिलने का कारण बताएगा। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा था। अब वो उससे इतनी नफरत करने लगा था कि उसने उससे ढंग से बात तक नहीं की थी। उसने इस तरह से रिएक्ट किया था जैसे वो कोई अनजान लड़की हो। यहाँ तक कि उसने तो अविनाश को भी पता नहीं चलने दिया था कि वो उसके लड़कपन का प्यार है। आखिर इसकी वजह क्या थी? आखिर क्यों करता है वो उससे इतनी नफरत? इन सब सवालों को सोचते सोचते उसका दिमाग भन्ना सा गया। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वो अपना पर्स टेबल से उठाती है और उसके बाद बाहर जाने लगती है। अविनाश को समझ आ गया कि उसे बुरा लगा है। इस वजह से उसने उससे बड़ी ही शालीनता से कहा, मैम, सर के बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप टेंशन मत लो, सर दिल के बुरे नहीं हैं। उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए। उसके बाद वो फिर से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। आप भी देखना, एक वक्त के बाद जब आपको उनके नेचर का पता चल जाएगा, तो वो आपसे भी अच्छे से बात करने लग जाएंगे। मुझे आपके सर में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। आप जाकर उन्हें बोल देना कि मेरा सामान अभी आधे घंटे में उस केबिन से उठ जाएगा और उसके बाद मैं उस केबिन की तरफ देखूंगी तक नहीं। उसने गुस्से में कहा और उसके बाद वो अंकिता की तरफ चली गई, क्योंकि वो उसके लिए दूसरे केबिन को उसके ही हिसाब से तैयार करवा देने वाली थी। इधर करीब आधे घंटे बाद जब रुद्र पूरी ऑफिस का टूर कर चुका था, तो उसे पूरा केबिन खाली मिला और अविनाश से जितना हो सकता था सारा सामान उसमें रखवा दिया। अब उसमें उसने रुद्र के लैपटॉप को भी रखवा दिया था। वो रुद्र के केबिन में जाता है। सर, मे आई कम इन? कम। सर, वो मेरे कहने पर मैम ने अपना सारा सामान उठवा लिया है। अब आप फ्रीली यहाँ काम कर सकेंगे। गुड।
तुम मैम को बोल देना कि बेवजह इस केबिन में ना आए, उसने गुस्से में कहा। नहीं आएंगी सर, उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है, उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं है। ओह, ऐसा क्या? तुम्हें तो मैं बताऊंगा मिस अदिति सिंह, तेरी ये सारी अकड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ नहीं। वो मन ही मन बुदबुदाने लगा। क्या हुआ सर, आपने कुछ कहा? नहीं, वो मुझे कॉफी चाहिए। ओके सर, भिजवाता हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसके केबिन से बाहर चला गया। तो वहीं रुद्र जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने अपने लैपटॉप को ऑन किया। वो पूरे केबिन को अच्छे से देखने लगा। इस दौरान उसे पूरे केबिन में अदिति के द्वारा यूज किए जाने वाले इत्र की सुगंध आ रही थी। ये वही सुगंध थी जो अक्सर उसके बदन से उसे तब भी आती थी जब वो स्कूल में थी। वही खुशबू जो उसकी काली घनी जुल्फों से आती थी जब वो उसके ऊपर झुक जाया करती थी और वो उसकी गोद में लेटा होता था। वही खुशबू जो उसके पूरे बदन से आया करती थी जब वो उसकी बाहों में लिपटा होता था। उस खुशबू को आज 7 साल बाद भी वो अच्छे से पहचान पा रहा था, क्योंकि उस जानी-पहचानी सी खुशबू से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे वो सारे लम्हे रह-रह कर याद आ रहे थे। इस अदिति सिंह ने अब तक मेरा फेवरेट इत्र नहीं छोड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि इसने और इसकी फैमिली ने तो मुझे धोखा दिया था। उसने बुदबुदाते हुए ड्रॉवर खोला। वो उसमें देखना चाहता था कि कहीं अदिति का कोई सामान तो उसमें नहीं रह गया है। ड्रॉवर को खोलते ही, देखते ही उसे उसमें एक फोटोग्राफ दिखाई दी जिसमें अदिति उसकी पीठ पर चढ़ी हुई थी। उसने सफेद रंग का लहंगा चोली पहन रखा था और वो पूरे रंग से भरी हुई थी। तो वहीं रुद्र के सफेद शर्ट पर भी रंग लगा हुआ था। उसके गालों पर भी रंग लगा हुआ था। वो मुंह खोलकर हंस रहा था। तो वहीं अदिति उस फोटो में उसके कान को काट रही थी। वो पूरे शरारती मूड में थी। शायद वो फोटोग्राफ होलिका था। ये फोटोग्राफ तो वो इतना बुदबुदाया और उसके बाद उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो वो पंसलियों को तोड़कर बाहर आ गिरेगा। ये फोटोग्राफ तो मेरा सबसे फेवरेट था। मैं तो उसे कहता भी था कि तुम जब भी शरारती मूड में होती हो तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो। तुमने तो मेरे कान पर उस दिन लव बाइट दिया था। आज भी मुझे याद है वो इतना बुदबुदाया और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। वो उसकी यादों में खो गया। ओए मेरे भोले, मैं ऐसे नहीं जाने देने वाली तुम्हें, आई समझ। दौड़ मत, रंग तो तेरे लगेगा ही। अदिति अपने हाथों में रंग लेकर उसके पीछे दौड़ रही थी। तो वहीं रुद्र आगे दौड़ रहा था। वो एक अधपके गेहूं के खेत की मेड़ पर दौड़ रहे थे। इस दौरान रुद्र के हाथ में कैमरा था। वो उसके आगे भाग रहा था। देख मत दौड़, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रंग लगाकर ही रहूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता ना यार। तू कहे तो मैं आज तुम्हारी बहुत सी फोटोज क्लिक करूंगा। मैं कल ही बाजार से कैमरा लेकर आया था। नहीं, जिस फोटो में तुम नहीं, वो भी रंग से रंगे हुए, उस फोटो का मैं क्या करूंगी? उसने उदास होते हुए कहा और उसके बाद वो रुक गई। उसकी सांसें फूल चुकी थी। कुछ दूर जाकर रुद्र भी रुक गया। क्या कहा तुमने? उसने बड़े ही प्यार से कहा। यही कि रंग लगवा लो ना, वैसे भी होली को कपल्स का त्योहार होता है। आज के दिन तो खूब रंग में डूब जाना चाहिए, इश्क के रंग में। आखिर क्यों मुझसे दूर भागते हो? इसीलिए क्योंकि अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया नहीं है। अगर तेरे इश्क में इतना डूबा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला। धत, कुछ भी बोलते हो। मेरा प्यार तुम्हें आगे ही बढ़ाएगा, ना कि पीछे धकेलेगा। अब नाटक क्यों कर रहे हो? लगवा लो ना। देखो मैंने भी तो तुमसे रंग लगवाया था ना। अब तुम क्यों नहीं लगवा रहे हो? उसने उदास होते हुए कहा। अच्छा ठीक है। रुद्र इस्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तो तुम अब मुझे जब तक रंग नहीं लगा देती तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। भला कैसे मिलेगा? मैं किसी और को रंग भी तो नहीं लगा सकती ना, सिवाय तुम्हारे और कौन है मेरा? उसने उदास होते हुए कहा। किसी और को रंग लगाने की सोचना भी मत, आई समझ। उसने गुस्से में कहा और उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ जोर से खींचा। अदिति जाकर सीधे उसके सीने से टकराई। उसने उसकी कमर पर हाथ रख दिया। वो उसकी आंखों में देख रहा था। तो वहीं अदिति की आंखों में अब भी शरारत नजर आ रही थी। तुम न इस तरह से देखते हो तो डर लगता है। ऐसा क्यों? मानो किसी और का नाम क्या लिया? तुम इस तरह से देखते हो जैसे मेरा कत्ल ही कर डालोगे। वो प्यार से उसकी आंखों में देखती है। अच्छा,
तो जब तुम्हें पता है तो फिर तुम किसी और का नाम क्यों नहीं लेती हो? वो इसीलिए ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हें बुलाने की निंजा टेक्निक है ये। वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोली और उसके बाद उसने अपने हाथ में लिया पूरा रंग उसके गाल पर मल दिया। हाय, अब लग रहे हो तुम मस्त। ऐसा कहकर वो हंसने लगी। तेरी तो। वो उसके पीछे दौड़ा तो अदिति उसके आगे भागने लगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अदिति। तो पकड़कर दिखाओ, बड़े आए, नहीं छोड़ोगे। अदिति नंगे पैर मेड पर दौड़ रही थी। उसकी पायल की खनक चारों ओर खेतों में सुनाई दे रही थी। उसकी चुनरी हवा के साथ लहरा रही थी, तो वहीं रुद्र भी उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ देर ऐसे ही दौड़ने के बाद अदिति की सांसें फूलने लगी। तभी उसने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसने उसके पेट पर जैसे ही हाथ रखा, उसकी तितलियां दौड़ने लगी। रुद्र उसकी सांसें ही चढ़ गई। वो उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी को टिका देता है। तुम ये सब मत करो। मैं? क्या मैं फिर करूंगी शरारत कभी? नहीं नहीं बाबा, छोड़ो ना। क्यों, अजीब लगता है? नहीं, बहुत अजीब-सा, ऐसा लगता है जैसे बदन में करंट दौड़ रहा हो। प्लीज इतना करीब और इस तरह से मत आया करो। वो पलटकर उसकी आंखों में देखती है। उसका बदन कांपने लगा, लेकिन अगले ही पल अदिति उसके सीने से लग गई। मैं कुछ भी हमारी शादी से पहले नहीं करने वाला, तुम मत डरा करो। पगलू हो तुम पूरे। मुझे डर तुमसे नहीं, खुद से लगता है। इस तरह से छूओगे तो मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊंगी? पागल, आगे से मत रखना ऐसे हाथ। उसने इतना कहा और उसके बाद उसने उसके गाल पर किस किया। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारी पिक लूं? मेरी ही क्यों लेने की बात करते हो? तुम भी तो उतने ही अच्छे दिखते हो। साथ में क्यों नहीं? साथ में कैसे लेंगे? तुम्हारे कैमरे में टाइमर वाला फीचर नहीं है क्या, खधे कहीं के? है ना? तो लो फिर, दूर रखकर आ जाओ। हम साथ में क्लिक करेंगे, ओके? उसने इतना कहा और उसके बाद वो दूर जाकर कैमरे को एक कटे पेड़ के ठूंठ पर रख देता है। वो अदिति की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अदिति उसकी तरफ आई। चलो अब तुम मुझे अपनी पीठ पर उठाओ। हैं? ये भी कोई पिक लेने का तरीका है? अरे तुम उठाओ ना। उसने इतना कहा और वो झुक गया, जिसके बाद अदिति उसकी पीठ पर चढ़ गई। उसके बाद उसने उसे पीछे से गले लगा लिया। तुम सच्ची में मस्त लगते हो, मन करता है खा जाऊं, बड़ी आई। वो इतना ही बोला था कि उसके बाद अदिति ने उसकी गर्दन पर किस किया। छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है, होने दो। मैं तो आज तेरे कान का नाश्ता करने वाली हूँ। उसने इतना कहा और उसके बाद वो उसके कान को अपने दांतों के बीच लेने लगी। तभी गुदगुदी होने की वजह से वो हंसने लगा। इधर अदिति उसके कान को चबाने लगी। वो जोर से चीखा। चीखे क्यों, अब पिक बेकार आएगी। उसने गुस्सा किया और उसके बाद वो कैमरे को लेकर आई। लेकिन उसने जैसे ही देखा कैमरे ने फोटो बिल्कुल वैसी ही क्लिक की है जैसा वो सोच रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लगा। ये देखो कितनी मस्त है। उसने फोटो को दिखाया। उसने डिस्प्ले पर देखा तो वो फोटो देखकर चौंक गया। उसे नहीं पता था उन दोनों की फोटो इतनी कमाल की आएगी। अच्छा, मस्त तो आएगी ना, आखिर आइडिया किसका है भोले जी? भक, उसने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, नाराज हो गए, रुको मैं बताती हूँ। उसके बाद वो उसकी तरफ लपकी और उसके गाल को अपने दांतों के बीच लेकर जोर से दबा दिया। आ! वो जोर से चीखा, लेकिन वो कुछ और कर पाता इतने में ही अदिति वहां से भाग निकली। सर, क्या हुआ? आप अचानक से चीखे क्यों? वो काट लिया। रुद्र ने अपने हाथ से गाल को मलते हुए कहा। किसने काट लिया सर, और कब? मैं करीब 2 मिनट से आपको देख रहा हूँ। आपने कॉफी भी नहीं पी और बस गुमसुम से बैठे इस फोटो को देख रहे हो। सर, ये किसकी फोटो है? वो उसकी तरफ जाकर देखने ही वाला था कि तभी उसने उसे छिपा लिया। तुम अपने काम से मतलब रखो अविनाश, और ये कॉफी दोबारा लेकर आओ, उसने गुस्से से कहा और उसके बाद उस फोटो को फिर से ड्रॉवर में रख दिया। इस दौरान एक बार फिर वो अदिति के ख्यालों में ही खो गया। उसी अदिति के ख्यालों में जिससे कुछ देर पहले वो बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो वहीं अब वो उसकी यादों में खोकर सुकून महसूस कर रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि आखिर उस फोटो में ऐसा क्या है जो उसे फिर से उसकी यादों में खींच रहा था। ऊपर से उसके इत्र की खुशबू, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उसकी बाहों में हो, बिल्कुल करीब। उसने अपनी ठुड्डी को उसके कंधे पर रख रखा है, उसकी जुल्फों में उसके चेहरे को ढक लिया है। शाम के करीब 9 बज रहे थे। रुद्र अपने किराए के अपार्टमेंट में बिस्तर पर लेटा हुआ उसी फोटोग्राफ को अब भी देख रहा था।
वो अपने साथ उस फोटो को लेकर आ गया था, न जाने क्यों। एक तरफ जहाँ वो अदिति से नफरत करता था, हाँ बेहद वाली नफरत, तो वहीं दूसरी तरफ वो उसके साथ वाली फोटो को लेकर आ गया था। वो अब भी उसे एकटक देख रहा था, मानो वो उसमें खो गया हो। इस दौरान वो अब भी उसको ही इमेजिन कर रहा था। कई देर तक इसी तरह देखने के बाद उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस फोटो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या हो गया है? आई एम रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। जरा सोच, तू एक लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है? तुम्हें बदला लेना है रुद्र, बदला। और ऐसा बदला लेना है कि वो याद रखे, वो ही क्या, उसकी पूरी फैमिली। तू एक बार फिर उससे धोखा नहीं खा सकता है। उसने गुस्से में जोर से खुद से कहा। वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा था और खुद को डांट रहा था, उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल है। मुझे अब उससे बदला लेना है, इसके लिए मुझे अब उसके बारे में अच्छे से जानना होगा, मगर कैसे? वो यही सब सोच रहा था, तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर माया नाम से कोई कॉल आ रहा था। अरे माया, वो धीमे से बुदबुदाता है, और उसके बाद उसने कॉल पिक किया। हेलो माया। हेलो भाई, बड़े आए, आपको तो माया की याद भी नहीं आई। पूरे 20 दिन हो गए हैं, अब तक कॉल भी नहीं किया आपने मुझे, माया ने मुंह बनाते हुए कहा। माया उसकी सौतेली बहन थी जो मुंबई में अपने पति और अपनी मां यानी रुद्र की सौतेली मां के साथ रहती थी। इस दौरान वो रुद्र की म्यूजिक वाली कंपनी को चलाने का काम करती थी। सिल्वर लाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसकी कंपनी की पेरेंट कंपनी थी। जब रुद्र कुछ देर तक बोला नहीं तो माया फिर से बोली, क्या हुआ? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है? वो बस ऐसे ही, मुझे तुम्हारी ही याद आ रही थी माया, बस टाइम ही नहीं मिला कि तुम्हें कॉल कर सकूं। रुद्र ने क्लियर करने की कोशिश की। ओहो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना आप? माया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में ही शिकायत साफ झलक रही थी। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद बोला, बाबा झूठ क्यों बोलूंगा, सच में याद आ रही थी। बस अब हम 10 नई कंपनियों के साथ डीलिंग कर रहे थे, तो इस वजह से वक्त नहीं मिल सका। ओ ऐसा क्या? पर मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें माया? उसने मुस्कुराकर पूछा। भाई यही कि आपने उसको भी ढूंढ लिया है और उसकी कंपनी के 60% राइट्स को भी खरीद लिया है। अब आएगा मजा भाई। अब मुझे पता है आप हमारे पापा की मौत का बदला ले सकेंगे। अब आप उन धोखेबाजों को सबक सिखा सकेंगे, उन्हें बता सकेंगे कि रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ कौन है, और वो जब अपनी वाली पर आ जाए तो क्या कर सकता है ना भाई? क्या आपकी बहन की ये इच्छा पूरी हो सकेगी? माया की चहकती हुई आवाज उसे सुनाई दे रही थी। रुद्र इस दौरान गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी को भींच लेता है। उसके बाद दांतों को पीसते हुए कहता है, हाँ माया, हाँ, अब ये बदला पूरा होकर ही रहेगा। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। ये तो बस शुरुआत है माया। मैंने उसकी फैमिली को सड़क पर ना ला दिया तो मेरा नाम रुद्र नहीं। आई बिलीव इन यू भाई। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। खैर भाई, मुझे अभी थोड़ा काम है तो मैं अभी रखती हूँ, कल बात करूँगी आपसे। ओके माया। उसने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। इस दौरान रुद्र के दिल में लगी आग को माया ने और भड़का दिया। वो पेन लेता है और उसके बाद उसके फोटोग्राफ पर क्रॉस का निशान लगा देता है। अब इस बदले का सेकंड स्टेज तुम्हारे घर से शुरू होगा, मिस अदिति सिंह। अब मैं तुम्हारे घर एंट्री लेकर तुम्हें बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसने गुस्से में कहा, और उसके बाद उस फोटो को अपने तकिए के नीचे रख दिया। इधर जहां वो बदले की आग में जल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के खूबसूरत और आलीशान अपार्टमेंट में रुद्र की सौतेली बहन माया सोफे पर बैठी हुई थी। वो दिखने में काफ़ी मॉडर्न लग रही थी। उसकी भूरी आंखें और अजीब-सा मेकअप उसकी अच्छी-खासी शक्ल को बेहद अजीब बना रहा था। उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था और ऊपर बैकलेस टॉप, यानी वो पूरी तरह से एक आधुनिक महिला थी, जो सिगरेट, शराब और कबाब तीनों ही बेहद पसंद करती थी। "जश मेरी जान," उसके पति ने उसे शराब का गिलास थमाते हुए कहा। जैश, कसम से तुम ना कमाल के हो। कोई गुड न्यूज मिली नहीं कि तुरंत सेलिब्रेट करने के लिए आ जाते हो, उसने मुस्कुराकर कहा। हाँ तो आज तुमने फिर आग लगा दी है ना मेरे प्यारे साले साहब के सीने में। सच कहूँ ना तो कभी कभी मन करता है कि तुम्हें मैं दुनिया की सबसे चालाक औरत का खिताब दे दूँ। वो उसकी आंखों में वासना भरी निगाहों से देखते हुए बोला, अच्छा, और क्या क्या खिताब देना चाहते हो तुम मुझे?
वो प्यारी सी इस्माइल देते हुए पूछने लगी, सब खूबसूरती की मल्लिका, आय हाय, ये तो नहीं हो, झूठ बोल रहे हो ना, कितने पैसे चाहिए तुम्हें जो मेरी इतनी तारीफ की जा रही है? कुछ नहीं बेबी, बस 1 लाख। पर ये तारीफ मैंने पैसों के लिए नहीं की थी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उसने उसके करीब बैठते हुए कहा, अच्छा, गलत नहीं समझ रही, चलो ये लो मेरा कार्ड, जितना चाहो खर्च कर लेना, पर हाँ, रात में जल्दी ही आ जाना। ओके, उसने कहा और उसके बाद कार्ड उसे पकड़ा दिया। थैंक्स बेबी। उसके पति ने कार्ड लिया और उसके बाद वो शराब को फिनिश करके बाहर की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में उस घर की सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। आओ मम्मा, चालाक औरतों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो आप तो फर्स्ट आए। आओ आपको गुड न्यूज़ देती हूँ। मुझे सब पता है, आज ही के दिन का तो मुझे वेट था। अब उसने अदिति को ढूंढ लिया है और फिर अब उससे बदला लेगा। हाँ, और सच कहूँ तो अपने नाम के अकॉर्डिंग वो भोला ही है। रुद्र की तरह गुस्सा करता है तो गुस्से में बुद्धि खो बैठता है, और जब खुश होता है तो ये भूल जाता है कि उसे कौन धोखा दे सकता है और कौन नहीं। अरे, उसकी अपनी ही स्टेप मदर ही, जिसे वो अपनी माँ समझता है, ये उसका ही किया धरा तो है। और और उसकी ही स्टेप सिस्टर, जिसे वो अपनी समझता है। अरे पागल को तो ये तक नहीं पता, जो लड़की उससे सच्चा प्यार करती है उसकी तो उस कांड में कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो उससे नफरत करता है। आखिर क्यों? माया बोली, क्योंकि बेटा मैंने उसके दिल में जो जहर भरा था वो मैं थी। बहुत मेहनत करी है मैंने उसकी जायदाद हड़पने के लिए, लेकिन मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। अब वो उससे बदले की आग में जल रहा है, फिर वो बदला लेगा, उसके बाद वो उसके बारे में सोच सोच कर ही पागल हो जाएगा। आखिर उसे वो बीमारी जो है, फिर तो मैं उसकी मर्जी से उसकी जायदाद तेरे नाम करवा दूंगी और उसे वो खुद ही मर जाएगा अदिति के बिना। आखिर इतना प्यार जो करता है वो उससे। माया की माँ ने शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बाद माया बोली, दैट्स ग्रेट मॉम, यू आर रियली अमेजिंग। अब तो मज़ा आएगा। हाँ, क्योंकि अब तू मेरे साथ जो है, अब तो हम दोनों मिलकर उसे बर्बाद कर ही देंगे। उसकी माँ ने फिर से शैतानी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, और उसके बाद दोनों ने खूब जमकर शराब पी। इस दौरान वो रुद्र के गुस्से के बारे में बात कर रही थी। उन्हें जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि अब रुद्र अदिति से बदला लेने में बिजी हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो बदला ले लेगा, वो उस पर धावा बोल देगी। वो उसे जाल में फंसाकर मार देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उन्हें उसकी जायदाद चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के सर पर अब भी अदिति से बदला लेने का भूत सवार था। वो अपनी ही सौतेली बहन और माँ की साजिश को समझ नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं था कि 7 साल पहले उनके साथ जो घटना घटित हुई थी उसमें अदिति और उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसकी सौतेली माँ की साजिश की वजह से वो सब हुआ था। लेकिन उसकी सौतेली माँ की साजिश के बारे में रुद्र को भनक तक नहीं थी। ऐसे में फिर वो तो सिर्फ अदिति और उसकी फैमिली को ही गुनहगार मान रहा था, जो कि सच नहीं था। उसे बस सुबह का इंतजार था ताकि वो अपने प्लान पर काम कर सके। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? अब आखिर रुद्र अदिति से बदला लेने के लिए क्या चाल चलेगा? आखिर रुद्र को कभी अपनी सौतेली माँ और बहन दोनों की साजिश का पता चल सकेगा? क्या जो 7 साल पहले हुआ था उसकी सच्चाई का पता रुद्र और अदिति को कभी पता चल सकेगा? क्या वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? जानने के लिए इस कहानी के अगले भागों को जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। धन्यवाद।